तो ये जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़, इसका मुकाबला कैसे करना है? हर बंदा बात करता है कि जी मैं बचत नहीं कर सकता, उसका लाइफ का जो एक्सपेंस वो है वो जरा देखें कि वो क्या कर रहा है। वो बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहा है, वो गैर जरूरी गाड़ी चला रहा है, 15-20 हज़ार रुपए का सूट बीवी के लिए ले रहे हैं, 4-5 लाख रुपए का आईफोन उसने रखा हुआ है, तो फिर कहाँ से बचत होगी? सर एक बड़ी फेमस लाइन है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। तो गरीब ही अमीर बनते हैं और फिर वो अमीर तर होते जाते हैं। लोग इजी मनी की तरफ जाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाहते हैं। एक अच्छा सेलमैन कैसे बना जा सकता है? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है वो है 50, 30 और 20 का, कि आप 50% पैसा अपने अखराजात में लगाएं, 30% अपने लग्जरी पे लगाएं, ख्वाहिशात पे लगाएं, 20% को हर हाल में सेव करें। एक राइट मेंटोर जो है उसको ढूंढना पड़ेगा। आपके सामने दुनिया में हर फील्ड के अंदर मेंटोर्स मौजूद हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, चाहे वो रियल एस्टेट है। सो हर जगह पर है और आप उनके फुट स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप आगे जाएंगे। हर बंदा इस चक्कर में कि इसका दफ्तर, इसका काम कैसे बंद हो, इसका हम बंद करें। जब सब इसी काम में लगे कि अगले बंदे को कैसे बंद करें, तो फिर लोग यहाँ से मूव ऑन होते हैं और कारोबार बंद हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म अपना नाम बनाना है और फिर लोग आप पे ट्रस्ट करें और सारी ज़िंदगी आपके साथ चलें, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंटेग्रिटी। आज की पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ थे मोहम्मद इस्माइल, जो कि रियल एस्टेट में और बहुत से बिजनेसेस में एक नाम है, जिन्होंने 7 साल में इस्लामाबाद में रहते हुए बेस्ट टैक्स पेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, जिन्होंने अपनी फाइनेंस को मैनेज किया, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन में बड़ा नाम कमाया, और उनसे अच्छा सेलमैन शायद आपको इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा। आज की इस पॉडकास्ट में मैंने इन 3 चीज़ों पर उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे की, कैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया, कैसे सेविंग्स की, कौन से फार्मूलाज हैं जिन पर अमल करके आप भी सेविंग्स कर सकते हैं, आप भी बचत कर सकते हैं और आप भी उनकी तरह एक कामयाब आदमी बन सकते हैं। अगर आप शुरू करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, पार्टनरशिप पर या अपना घर बनाने वाले हैं, तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में कंस्ट्रक्शन के वो तमाम गुर हमने बता दिए हैं। सेल्समैन इनसे अच्छा शायद ही कोई इस्लामाबाद में होगा। एक अच्छा सेल्समैन कैसे बनना है, क्या रूल्स हैं, क्या असूल है, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई है। आप वीडियो देखकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा और आप क्या और जानना चाहते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र मसूद भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका टूर? आप बाकू पे थे, हमें वेट करना पड़ा कि आप वापस आए। तो एक तो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं और घूमना फिरना भी हो जाता है। साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान से बाहर, उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ 4 स्टार होटल्स हम देख रहे हैं जो जिसको हम पाकिस्तान के अंदर लेके आए, मरी में लेके आए उनको, और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह पाइपलाइन में है एज गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, एम्बेसी के थ्रू भी, वहाँ की मिनिस्ट्री के थ्रू भी, और इंशाल्लाह तो घूमने फिरने के साथ दोनों जो है ना चीज़ों को वो किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक कामयाब हमारा ये बिज़नेस टूर रहा। सर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर कोई आपसे बात करता है। आज मैंने स्पेशली आपका टाइम लिया है कि आज हम 3 चीज़ों पर सर बात करेंगे। नंबर 1 पर आ जाएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंशियल। ठीक है। दूसरे पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो आजकल ठीक है। बड़ा इन है, और वो उसको हम डिफरेंट व्यू से देखेंगे कंस्ट्रक्शन। और थर्ड पर सर हम आ जाएंगे सेल्स, ठीक है। कि हर बंदे को सेल्स में इम्पोर्टेंट है। अगर आप जिस भी बिजनेस में, आपको सेल्स में तो होना ही पड़ता है। ठीक है। सर ये बताएं कि मेंटोर लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेस लाइफ में? देखिए जी, जब आप बच्चे भी होते हैं तो आपको जब कोई ऊँगली पकड़ के सिखाता है तो आप चलना सीखते हैं, और कुछ आपकी जहन के अंदर भी अल्लाह पाक ने चीज़ें डाली थी, लेकिन साथ साथ आप सीखते हैं। आपने अगर मिस्त्री पे बनना है तो आप मिस्त्री को देखते हैं तो आप समझते हैं। तो इस तरह दुनिया की हर फील्ड के अंदर मेंटोर्स हैं, दुनिया की हर फील्ड के अंदर काम करने वाले, उस मुतल्लिका फील्ड के अंदर काम करने वाले लोग हैं। जब आप उनको देखते हैं कि उनकी प्रैक्टिस ऑफ लाइफ क्या है, उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंसी कैसी है, वो काम कैसे कर रहे हैं, उनसे आप देख के सीखते हैं। सो बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट है मेंटोर का लाइफ में होना, चाहे वो आप अपनी दीनी लिहाज से बात करें, चाहे आप स्पिरिचुअल लेवल पर बात करें,
चाहे आप जो है प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, तो हर जगह पर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसे सीखना पड़ता है। और मेंटोर्स ये आपको बताता है कि वो कौन सी गलतियाँ उसने की जो आप ना करें, या वो कौन सी गलतियाँ जो आज तक लोग कर चुके हैं आप उनको ना दोहराएं। सो बिल्कुल ये इसका एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है। लेकिन बात ये कि मेंटोर सही हो, वो कहता है ना चरसी कि दई नंबर सी जो मरसी सारे नाल लेके मरसी। इस मेंटोर अगर हुआ जो है तो वो आपको भी लेके डूब जाएगा। सो मेंटोर का होना और आपका माइंडसेट का होना, लोगों को फॉलो, अच्छे लोगों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें हमारे सोशल मीडिया पर इस टाइम सबसे उरूज के ऊपर जो लोग हैं वो ज़्यादातर आपको नेगेटिव कंटेंट अच्छा नज़र आता है। सो दैट्स व्हाई वी पीपल आर नेगेटिव, दैट्स व्हाई हम तरक्की नहीं कर सकते। जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं सर, वही चीज़ हमारी वो पर्सनैलिटी में हर जगह रिफ्लेक्स कर रही होगी। आपने खुद ही जिक्र किया सर अच्छे मेंटोर का होना ज़रूरी है, तो एक राइट मेंटोर जो है उसको ढूंढना पड़ेगा, वो खुद किस्मत ले आएगी, या उस अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है? देखिए मेंटोर जो है वो होता है आपका, ज़रूरी नहीं कि आप एक ऐसे मेंटोर हो जो आपसे मिला हो, ठीक है। अब स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर हमारे जो नबी हैं वो दुनिया के लिए एक मेंटोर है। हमने उनको देखा नहीं लेकिन हमने वो पढ़ा है, हमने सुना है, उलमा से सुना, किताबों में सुना, ठीक है, सही बुखारी में पढ़ा, सीरतुन नबी पढ़े, कुरान पढ़े। सो ये ज़रूरी नहीं कि आपको वो नज़र आए या आप उससे मिल जाओ। सो इस तरह फिर जब आप कारोबारी या से बात करें, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हम मेंटोर की बात करते हैं, तो आप पढ़ते हैं, देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस है, हम उसको मिले नहीं लेकिन हम उसकी बातें देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है। अली बाबा ग्रुप के मालिक जो है वो आप देखिए। इस तरह दुनिया के अंदर जो मेंटोर्स हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है, उनकी लाइफ को पढ़ना, अगर उन्होंने आप बीती लिखी है वो पढ़े, या जो वो बातें कर रहे हैं वो देखें। सो ये आपके सामने दुनिया में हर फील्ड के अंदर मेंटोर्स मौजूद हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, चाहे वो रियल एस्टेट है। सो हर जगह पर है और आप उनके फुट स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप आगे जाएंगे। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये कितनी ज़रूरी है, और एक अमीर आदमी के लिए ज़रूरी है या फिर गरीब आदमी, एक नॉर्मल आदमी, उसके लिए भी ये ज़रूरी है? ये उस बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है जिसके वसाइल कम हैं, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए जिसके पास बहुत पैसा है वो भी अगर फाइनेंशियल मैनेज नहीं करता तो कोलैप्स हो जाता है, लेकिन जिसके पास कम पैसा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो आगे ही तब जाएगा जब वो फाइनेंशियल अपने आप को मैनेज करेगा, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। घर के अंदर एक बीवी अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करती, उसका शौहर पैसा वो सेव नहीं कर सकती शौहर के लिए पैसा, बल्कि वो टूटी है जो कि पानी बेचारा टैंकी ऊपर उसका शौहर ने पैसा भरा है और वो टूटी से लीक होके निकल रहा है। इस तरह अगर आदमी है अपने आप को फाइनेंशियल मैनेज नहीं करता तो आगे नहीं जा सकता। दुनिया के अंदर जितने भी अरबपति हैं, करोड़पति हैं, वो अपने फाइनेंशियल को मैनेज करते हैं, और वो मैनेजमेंट हम छोटे लेवल के ऊपर अपने घरों में आम रजिस्टर्ड के ऊपर कर सकते हैं कि महीने का मैंने कितना लगाना है, कौन से मेरे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, कौन से मेरे अवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं, कौन से अनअवॉइडेबल हैं, कौन से हैं जो कि मैं ना करूं, कौन से हैं कि मैं कितनी सेविंग करूं, और देन अपने जाके जो फ्यूचर में मेरी लीड्स हैं वो मैं पूरी करूं। सर तीन चीज़ें हैं, एक तो आपकी हो गई विशेज़, एक आपकी हो गई ज़रूरियात, और एक आपकी अय्याशी कह लें, ठीक है। तो अब आपने कमाना है, एक स्पेसिफिक अमाउंट है। देखें आप अर्निंग और कर रहे हैं, मैं और कर रहा हूँ, कोई थर्ड बंदा और कर रहा है, हर एक का अपना फाइनेंशियल मॉडल हो सकता है, लेकिन क्या कोई इसके लिए प्रिंसिपल, कोई रूल, कोई इस तरह की एक जेन्युइन चीज़ है जिसको फॉलो किया जाए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए या सेविंग के लिए या अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है वो है 50, 30 और 20 का, कि आप 50% पैसा अपने अखराजात में लगाएं। सही हो, ठीक है, जो आपके रियल एक्सपेंसेस है जिससे आपकी जान नहीं छूट सकती। और फिर भी अगर आपकी बहुत मजबूरी है तो आप 30% अपने लग्जरी पे लगाएं, ख्वाहिशात पे लगाएं। अब रोटी खाना ख्वाहिश नहीं है, वो एक ज़रूरत है। कपड़ा जो है ये एक ज़रूरत है, लेकिन इससे अगर मैं महंगा पहनूंगा तो मेरी ख्वाहिश हो जाएगी। सो 30% जो है ना वो अपने ख्वाहिशात पे लगाएं। 20% को हर हाल में सेव करें। और जो अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं वो ये जो ख्वाहिशात हैं इसको कम रखते हैं, उसको भी सेव करते हैं, और वो 20% से ज़्यादा सेव करते हैं और उसको री इन्वेस्ट करके अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ख्वाहिशात के ऊपर है। ठीक है, एक बंदे की तनख्वाह है 50,000 का, उसने रखा है फोन 3 लाख रुपए का। ठीक है, सो वो चादर से बाहर के पाँव निकाले हुए लोगों ने। हमारी तनख्वाहें हम अपने अखराजात बढ़ा रहे हैं, हमें अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे और अपने एसेट बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले भी जिसके बाप ने ख्वाहिशात पे कम तवज्जो दी और सेविंग करके इन्वेस्टमेंट पे तवज्जो दी, उनकी औलादें आज सुखी हैं।
लेकिन जिन्होंने उस टाइम भी ख्वाहिशात पे ज़्यादा तवज्जो दी, इन्वेस्टमेंट नहीं की, अपने पैसों को बचाए नहीं, आज उनकी लाइफ मुश्किल है। उनके पास रोटी और कपड़ा तो हर बंदा पहन लेता है, मकान उनके पास नहीं, उनके पास एसेट्स नहीं है, उनके पास पैसा अब नहीं आ रहा है, या उनके वालिदैन ने वो सेव नहीं किया हुआ। बहुत से लोग हैं सर, वो कहते हैं हमने सारी उम्र सेविंग की है, कंजूसी की है, लेकिन फिर भी हम कामयाबी को या उस एक दौलत तक नहीं पहुंच पाए। उसके पीछे क्या वजूहत होती है? क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें? सेविंग से इंसान कामयाब नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट से कामयाब होता है। दुनिया में एक बंदा आपको ऐसे नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं बचत करके बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, लेकिन आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा आदमी बनाऊँ। हमारा माइंडसेट ये है ना, देखें अगर मैं 1 करोड़ सेव करता 1 साल पहले, मेरे साथ 10 साल पहले, आज उस 1 करोड़ की वैल्यू 22-23 लाख रुपए, ठीक है। सो जिसने सेव किया वो बर्बाद, लेकिन उस टाइम जिसने 1 करोड़ सेव करके इन्वेस्ट किया वो आज 25 करोड़ रुपए, ठीक है। जीटी रोड पे अगर करोड़ का उसने प्लॉट लिया होता, आज 25 करोड़ रुपए का प्लॉट था, तो या 25 करोड़ की जमीन होती। सो या अगर उसने उस टाइम गोल्ड भी लिया होता तो कदरे बेहतर होता। सो सेविंग इज समथिंग एल्स और इन्वेस्टमेंट इज समथिंग एल्स। लोग सेविंग्स करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो वही जो खर्चे हैं वो आपकी सेविंग दोबारा वापस खा जाते हैं। बच्चे की शादी आई, वो जो सेविंग थी वो दोबारा गई। कमेटी डाली, बच्चे ने कहा मोटरसाइकिल ले दो, वो उसमें वापस चली गई। सो दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स एसेट में किया जा सकती है, गोल्ड में की जा सकती है, स्टॉक्स में की जा सकती है, क्रिप्टो में की जा सकती है, रियल स्टेट में की जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग पैसा कमाते हैं और जिसमें रिस्क कम है वो रियल स्टेट है, ठीक है। बाकी स्टॉक्स और क्रिप्टो इसको समझना पड़ता है, जिसको समझ नहीं है वो उसमें पैसा डुबा सकता है। लेकिन रियल स्टेट ऐसे है कि एक बिल्कुल अंधे बंदे ने भी अगर 1000 रुपये के नाल ज़मीन 1995 में ली है तो आज वो 50 लाख रुपए के नाल है। उसके लिए कोई बड़ी एक ही बातों की ज़रूरत नहीं होती, दूसरा वो ग्रैब नहीं हो सकती, चोरी नहीं हो सकती, उसको आपसे कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो और गोल्ड है वो भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसको जब आप बेचते हैं तो उसका एक खर्चा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कड़े बालियाँ नेकलेस ली हुई है तो वो प्योर गोल्ड नहीं है, लेकिन जब वो गोल्ड में जाते हैं तो उस पर वो कहते हैं जी इतनी % लेबर माइनस होगी, इतने % ये वो, तो उसमें फिर माइनस हो जाती हैं चीज़ें। जबकि रियल स्टेट या प्रॉपर्टी जो है वो आपको ज़्यादा फायदा देती है। और दुनिया के अंदर 70% ऑफ पैसा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं सेविंग के बाद वो रियल स्टेट में करते हैं। सर बहुत जगह पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि भाई इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है तो सेविंग या एसेट या इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे जाए। तो ये जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़, इसका मुकाबला कैसे करना है इंडिविजुअली? देखें बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर आज हर बंदा बात करता है कि जी मैं बचत नहीं कर सकता। आप उसका लाइफ का जो एक्सपेंस वो है वो ज़रा देखें कि वो क्या कर रहा है। वो बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहा है, हाँ ये खा रहा है, वो गैर ज़रूरी गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल चला रहा है, वो 15-20 हज़ार रुपये का सूट बीवी के लिए ले रहा है, दिखावे के पीछे सारा कुछ यार। वो 4,000-3,000 रुपये की फ़ीस वाले स्कूल के बजाय 20,000 रुपये कि मेरा बच्चा इस स्कूल में स्टैंडर्ड माहौल, ठीक है। फिर वो 4-5 लाख रुपए का आईफोन उसने रखा हुआ है, ठीक है, तो फिर कहाँ से बचत होगी, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि इन्वेस्ट जो सेविंग है इसके लिए आपको थोड़ा सा कड़वा घूंट भरना पड़ता है, आपको लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। आपकी बीवी को मजबूत होना चाहिए कि वो मोहल्ले में ये सुन सके कि यार इसकी बीवी तो फलाने ब्रांड के कपड़े नहीं पहनती, ये तो बड़ी सादी है, और लोग ताना भी देंगे कि आपने ब्रांड के कपड़े नहीं पहने, ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि हम ब्रांड की स्टेटस कॉन्शियस, स्टेटस लगाना, मैंने फलाने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, गाड़ी में चले गए स्टेटस लगा लिया, मोबाइल रख लिया, कपड़े महंगे पहन लिए, तो फिर सेविंग कहाँ से होगी? तो आपका पैसा तो आप खुद ही खा रहे हैं। तो जो सेविंग है आप वापस, सेविंग का मकसद ही है कि उसको इन्वेस्ट किया जाए, आप उसको वापस खा लें फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए फिर लोग अमीर नहीं हो पाते, लोग पैसे से पैसा नहीं बना पाते। 100 करोड़पति में से 1 अरबपति बनता है, 99 करोड़पति वापस नीचे आ जाता है। उसकी यही वजह है। सर आपके पर्सनल व्यूज़ जानना चाहूँगा मोहम्मद इस्माइल का पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिबेट है, शायद उस पर एक अलग पॉडकास्ट बन सकती है। ये जो क्रेडिट कार्ड है सर, जब फाइनेंशियल में अक्सर लोग होते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेज पे, तो या सैलरी पे वगैरह पे होते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड की तरफ जाते हैं। आप क्या समझते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दुनिया के अंदर जो माकबूल और मशहूर सेविंग टिप्स हैं उसमें से एक टिप ये है कि आप डेबिट और क्रेडिट दोनों से दूर रहें। देखिए जब आपके बटुए में कैश होती है ना, बिल्कुल, तो जब आप कैश देते हैं तो आपको तकलीफ होती है। हाँ जी, मैं खुद जब 18,000 रुपये या 20,000 रुपये का फॉर एग्जाम्पल किसी गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ, मैं कैश देता हूँ ना, अब मैं बोलता हूँ मेरा ना क्रेडिट कार्ड था या डेबिट का वो कहीं घुमा हुआ है तो मैं पिछले 4-5 दिनों से ना 5-5 हज़ार के लोगों को कह रहा हूँ यार पेट्रोल डालो, 5-5 हज़ार रुपये का खर्चा तो मेरा उतना ही होना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यार बटुए में कैश कितनी रखे बंदा, तो मेरे वहाँ 50,000 पड़ा, उसमें से 5-5 हज़ार रुपये पेट्रोल। लेकिन जब वो कार्ड होता है तो क्यों नहीं, मैं फिर ऐसी मारनी है फुल,
हम फिर फुल मारते हैं कि फुल इस गाड़ी में डाल दो, इस गाड़ी में डाल दो, इस गाड़ी में। अच्छा, फिर आप बहस नहीं करते रेट पे। आप फूड लेने जाते हैं, आप बिल कर, आप नहीं देखते, आप ये नहीं देखते मेरी जेब में कितने पैसे, 5,000 पड़ा है, मैं 5,000 का खाना खाऊंगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, आप 10-15 हज़ार का खा लेते हैं। ये समझ आती है 10 साल बाद। इस जब आप निकालेंगे आपने क्या खर्चा किया तो पता लगता है मैं तो बर्बाद हो गया। इसीलिए ये जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक आम मुतवस्सित बंदे के लिए ये नहीं होने चाहिए। हाँ, आपको पैसे की जरूरत है, आप चेक से बैंक से निकालें, आपको फील होगा कि आपने पैसा निकाला है। ठीक है ना, आपने बीवी को क्रेडिट कार्ड दिया, जू मैसेज ही आ रहे हैं, मैसेज से आपको तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब जेब से आप पैसे देंगे बीवी को हाथ से तो फिर आपको तकलीफ होगी। सो वो तकलीफ बड़ी ज़रूरी है अपने आप को आगे लेके जाने की। और ये क्योंकि आपका पैसा बड़ी जितनी मुश्किल से आप कमाते हैं, जितनी मुश्किल से उसको खर्च करना चाहिए। हम कमाते हैं मुश्किल से, लगाते हैं आसानी से, और फिर हम कहते हैं हम पैसा नहीं बना पाए, फिर हम कहते हैं हम बर्बाद हो गए, 20 साल मैंने नौकरी की, मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, बंदे की तनख्वाह है 2 लाख रुपया, वो मारता है चौक करके मारता है, ठप 20,000 का ट्रांजेक्शन महीने के आखिर में बर्बाद हुआ होता है। सो अगर जिस क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अपनी जेब से आप माइनस कर लें, आप यकीन करें आपको मजा आएगा। मतलब हमने ये सीखा है कि बेगम को शॉपिंग पे भेजना है तो उसको कैश देकर भेजें। वो जब कैश भी देगी ना, बहस करिए। हाँ, वो 5,000 रुपए की चीज कहेगी मैं 2,000 दो, 2,500 होती है। तो जब वो क्रेडिट कार्ड होता है आउट। मतलब उसमें लोग ज्यादा पैसा, अगर 10,000 लगे ना, वहाँ 15,000 20-30 हज़ार देते हुए फील होता है ना सर, 1,000 ये उधर तो एक आपने ये डाला मैसेज आया और उसमें आप फील होता है। सो फील करना पड़ा सब। सर अगर आप बीइंग एन एक्सपर्ट, प्रॉपर्टी नामा, इन सारी चीज़ों को हट के अगर आप ये सोचें कि आपको आने वाले वक्त में इन्वेस्ट करना है, आप एक ऐसे बंदे हैं जिसके पास पैसे हैं लेकिन वो किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, जो आप ऑलरेडी हैं, आपने उसको भूल जाना है, तो ऐसी कौन सी फील्ड, कौन सी इंडस्ट्री है जो आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरे इर्द गिर्द कितने लोगों ने पैसा कमाया, मेरे गांव के अंदर कितने ज़मींदारों ने पैसा कमाया, मेरे वालिद साहब के कितने कुलीग्स ने पैसा कमाया। जब मैं वो हिसाब करूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे मोहल्ले में सुखी बंदा कौन है, जब मैं हिसाब करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां खरीदी अच्छे वक्तों में, उन्होंने पैसा बनाया। ठीक है, तो उसको उस बुनियाद के ऊपर आज भी मैं ये फैसला करूंगा कि आज पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट इस तरीके से स्लम है और डाउन है, एक ख़रीदारी का अच्छा टाइम है कि जो चीज़ 50 लाख की है वो मुझे इस टाइम 25 लाख की मिलती है, जो चीज़ 1 करोड़ की है वो मुझे 60 लाख में मिलती है। इसमें मेरे पास प्रॉफिट गैप बहुत ज़्यादा है। सो मैं ज़ाहिर लाजमन मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन लिजिटिमेट चीज़ में करूँगा। अगर करूँगा या एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर करूँगा, या मैं रजिस्टर इंतकाल वाली ज़मीन में करूँगा, या मैं मौके के ऊपर रेडी कमर्शियल शॉप या अपार्टमेंट में जो कि बन रहा हो या ऑलमोस्ट बन चुका हो उसमें इन्वेस्ट करूँगा, तो फिर मुझे यकीनन जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर मैं आगे पीछे गलत जगह पे पैसा लगा लूँगा तो फिर मुझे नुकसान होगा। सर एक बड़ी फेमस लाइन है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, इसके पीछे सर कोई फार्मूला है, कोई हकीकत है, या ये सिर्फ एक बात है? अमीर अमीर तर इसलिए होता है कि वो अपने पैसे को वापस री इन्वेस्ट करता है, और अमीर दुनिया के अंदर जितने अमीर लोग हैं ये आज से 20 साल पहले गरीब लोग थे। सो ये गरीब ही अमीर बनते हैं और फिर वो अमीर तर होते जाते हैं। सो अगर उन्हीं गरीबों में से बंदा अमीर बन सकता है जी, तो वो गरीब जो आज अपने आप को गरीब कहते हैं, उनको अमीर बनना उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उनके लिए वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप देखें ना कि कितने लोग हैं जो कि रोड के ऊपर रेड़ी लगा के सब्जी बेचना चाहते हैं, 1% लोग भी नहीं है। और कितने लोग हैं जो कि 20,000 रुपये की जॉब्स करना चाहते हैं, लाखों लोग हैं। सो फिर कैसे अमीर होंगे? जो आपका रिक्रूट सेंटर होते हैं कहीं भी दफ्तरों में, जो सरकारी वगैरह आ जाएगा, उसकी लाइनें देखें कितनी है, लेकिन कितने लोग हैं जो कि रेडी लेके, सोच का फ़र्क है, वो आना ही नहीं चाहते बिजनेसेस के अंदर। लोग इजी मनी की तरफ जाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाहते हैं। और फिर ख़ासतौर पर जो हमारी पढ़ाइयाँ हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो हमें बिजनेस की तरफ मोटिवेट नहीं करती। चाहे वो MBA है, मास्टर है वो बिजनेस में, लेकिन वो एक बिजनेस के अंदर वो एक रेडी वाले बंदे को मात नहीं दे सकता। तो उस डिग्री पे लानत ना हो। जो अगर आपके पास MBA की डिग्री है और BBA की डिग्री है और आप एक रेड़ी लगा के सब्जी नहीं बेच सकते, तो आपकी डिग्री पर 10 दफा लानत हो। फिर तो आपसे वो बेहतर है जिसने सारी जिंदगी भागा, सारी करोड़ों रुपए नहीं लगाया और अपनी रेड़ी से लाख रुपया महीना कमा रहा है, 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। आपने फिर क्या डिग्री से क्या पढ़ लिया? आप भी वही रेडी लगाए, लेकिन चूंकि आप पढ़े लिखे हैं तो आप उसको एडवांस फॉर्म में कर लें, आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से
मजीद पोर्ट्रे कर सकते हैं। सो लोगों की सोच का फ़र्क है, लोगों के स्टेप्स का फ़र्क है। जो कदम नहीं उठा सकता वो आगे नहीं जा सकता। हमारे लोग कदम ही नहीं उठाना चाहते, तो फिर हम अगर ब्लेम करें जी अमीर अमीर और गरीब गरीब, नहीं, ऐसा नहीं है। अमीर गरीबों से ही अमीर बनते हैं। टिकटॉक पे ना सर हमारा चैनल है कारोबारी, उसमें मैं बिजनेस आइडियाज़ देता हूँ, स्मॉल बिजनेस आइडियाज़। तो मुझे जो ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं ना वो ये आ रहे होते हैं कि सर कोई ऑनलाइन वर्क बताएं, मैं बाहर नहीं जा सकता, घर बैठे बताएं जिसमें कोई फिक्स अमाउंट हो ताकि वो मैं इन्वेस्ट कर दूं और हर महीने मुझे घर बैठे पैसे आते रहे। तो ये हमारे मुआशरे की सोच बन चुकी है। अच्छा सर, मैं दूसरे एक आजकल बड़ा ट्रेंड है और मैं लाजमी आपसे ये इस पर बात करना चाहूँगा कि अब लोगों के पास पैसा आता है ना, दो दोस्त हैं, फ़र्ज़ करें मैं हूँ एक और है, 1-1 करोड़ हमने बचा लिया, किसी तरह हमारे पास आ गए, तो वो आजकल पहला बिजनेस सोचते हैं घर बनाकर बेचना है। ठीक है। लेकिन हर बंदा उसमें कामयाब नहीं हो पाता। एक तो ये बताएं कि पार्टनरशिप हम गाइड करेंगे लोगों को कि जब आपने पार्टनरशिप करनी है, इवन कि आपका भाई है, दोस्त है या कोई कंपनी के साथ आप कर रहे हैं, तो किन चीज़ों को जो है वो अपने माइंड में रख कर इसको करना है। पाकिस्तान के अंदर जब भी आप किसी भी कारोबार में पार्टनरशिप करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिटर्न इसको करें। आपने मिसाल दी कि अगर एक दो बंदों के पास करोड़ करोड़ रुपए और वो घर बनाना चाहते हैं तो वो प्लॉट दोनों बंदों के नाम हो, फिर कंस्ट्रक्शन दोनों बंदे सेम उतना पैसा दें। अगर टोटल 1.5 करोड़ लग रहा है तो 75-75 लाख दें। जब कमाएंगे बेचेंगे और 20 लाख मुनाफा है तो 10-10 लाख हो जाएगा। जब डॉक्यूमेंटेड होगा तो अंगूठा दोनों का लगेगा सेल के टाइम, तो उसमें से एक आध स्किप नहीं हो सकता, एक दूसरे को किक नहीं कर सकता। दूसरे आपने जो बात की कंस्ट्रक्शन की कि लोग पैसा इसमें फिर भी नहीं कमा पाते, कंस्ट्रक्शन बिजनेस दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है। आज भी आप पाकिस्तान के अंदर किसी शहर में 5 मरले का प्लॉट लें 50 लाख का, उस पर 80-90 लाख रुपए लगाएं और वो घर बेचें तो आपको 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया बचता है। बिल्डर का बिजनेस आज भी अच्छा है क्योंकि घरों की रियल नीड है। पाकिस्तान के अंदर 1.2 मिलियन 12 लाख सालाना हमारी घरों की रिक्वायरमेंट है और घर उतने नहीं बन पा रहे। सो आज फॉर एग्जांपल हम घर किस्तों पे बना के बेच रहे हैं, लोग रिस्पांस दे रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि लोगों को घरों की ज़रूरत है। आप सिंगल स्टोरी भी कहीं पर घर बनाए और बेचें तो आपका बड़े अच्छी तरीके से बिकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप ये वर्किंग करनी है कि आपकी रिसेप्ट वर्क अच्छी हो, कंस्ट्रक्शन अच्छी हो, आपकी लोकेशन प्रॉपर्टी की अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आपका घर बिकेगा और आप पैसे भी कमाएंगे और पूरी दुनिया कमा रही है। सर घर रुकता किन वजह से? अक्सर हमने देखा लोग घर बना लेते हैं, वो बिकता नहीं है, या फिर क्वालिटी ऐसी हो जाती है। हमारे यहाँ एक और भी मैं इससे क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा इसमें। एक तो हमारा क्वेश्चन कि बिकता कैसे, नंबर 2 हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है सर सीपेजेस वगैरह की, डैमेजेस वगैरह की। तो बने हुए घर जो है या तो वो लॉस कर जाते हैं या बिकते ही नहीं है। देखिए घर जब भी आप कोई भी बिल्डर या कोई भी बिजनेसमैन कहता है कि यार मैंने ना एक घर बनाना है उसको बेच के पैसे कमाने, सबसे पहले आपने उस एरिया के ऑडियंस का माइंडसेट देखना है। अब अंदरून पिंडी में आप डिजाइनर हाउस बनाएंगे कोई नहीं लेगा, आप उसको जो उसका माइंडसेट है उस हिसाब से आपने उसके कंस्ट्रक्शन करके देगा। आप बहुत हाई फाई कर लेंगे तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ा लेंगे, जब आप बढ़ा लेंगे तो फिर आप पैसे ज़्यादा मांगेंगे, पे क्या करें, वहाँ पे बेसिक काम करेंगे। पेरियड DHA में आप बनाएंगे तो आप उस पर हाई एंड काम करेंगे क्योंकि उसके पैसे भी फिर आपको अच्छे लोग देते हैं। नंबर 1 ये पॉइंट। नंबर 2 ये पॉइंट है कि आप लोकेशन का इंतखाब करना बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो प्लॉट है वो खाई में ना हो, वो डेप्थ वाला ना हो, वो सॉलिड लैंड हो, उसमें फिलिंग ना हो ताकि आपको पाइलिंग ना करनी पड़े। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं सस्ते प्लॉट के पीछे जाते हैं। अगर बहुत सस्ता प्लॉट लेंगे वो कंप्रोमाइज लोकेशन होगी, उस पर घर नहीं बिकेगा। खैर प्लॉट 5-6-7 लाख रुपए महंगा ले लें लेकिन प्लॉट की लोकेशन अच्छी हो तो आपका घर वही घर आपको बाकी घरों से 20 लाख रुपए मुके। यहाँ पर आपने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाया, कमाया आपने 20 लाख एक्स्ट्रा, जबकि कंस्ट्रक्शन तो पावे नाले के पास प्लॉट हो पावे शहर के अंदर हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेम है, लेकिन प्लॉट की कॉस्ट पे आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे, बेहतर अच्छा प्लॉट लेंगे तो आपका बिक जाता है। दूसरी बात यह है कि आप बेचते हुए दरमियान में साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपने भागे मॉडल क्या है। डबल यूनिट पौड़ियाँ बाहर से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, अंदर से एक फैमिली लेगी तो अंदर से पूरी पौड़ियाँ। कोशिश किया करें कि कारपोर्ट से ही सीढ़ियाँ दे दी करें कि कल को एक मालिक मकान खुद रहे, ऊपर रेंट पे करे तो वो बाहर से ही ऊपर जाए। सो ये चीज़ें आपने ज़हन के अंदर देखनी होती है तो आपकी प्रॉपर्टी बिक भी जाती है और आप पैसा भी कमा लेते हैं। सर घर जो है इवन के 5-10 मरला या बड़े घर जो होते हैं, क्या वो आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाना ज़रूरी है या ट्रेडिशनल ठेकेदार जो है उन्हीं पे छोड़ दिया जाए? देखिए जी, बनाए आप बेशक ट्रेडिशनल ठेकेदार से, लेकिन आर्किटेक्चरली उसको अच्छा तरीके से डिज़ाइन करना बहुत लाजम है। डिज़ाइन करने से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कोई फ्लॉ होगा तो वो निकल जाएगा। अब 1-1.5 लाख डिज़ाइन है, 1.5-2 करोड़ का घर है तो 1-1.5 लाख के पीछे आप अपना 1.5-2 करोड़ रुपये सिक्योर कर लेते हैं। खूबसूरत डिज़ाइन आपके सामने आ जाता है, वॉशरूम्स के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, कहाँ से कॉलम गुजरना है, मजबूती आ जाती है।
सो डिज़ाइन करके बाकायदा बनाए तो कल को आपके पास ये क्या सकते सर ये डिज़ाइनर कर रहे इस नक्शे के ऊपर बना हुआ। जब डिज़ाइनर के हिसाब से बनता है, बाय लॉज के मुताबिक नक्शा होता है, तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से और आगे पीछे से मसाइल नहीं होते, अप्रूव भी रहता है। कल को हुकूमत ये नहीं कह सकती कि आपने कंस्ट्रक्शन गलत की है या आपने वो किया। फिर डिज़ाइनर ये चीज़ भी इंश्योर करता है कि आप में ये जो कंस्ट्रक्शन बन हो रही है क्या उसी हिसाब से हो रही है जो डिज़ाइन है या उस हिसाब से नहीं हो रही। सो फिर उसमें वैल्यू एडिशन होती है बेसिकली डिज़ाइन या आर्किटेक्चरल वर्क से आपके प्रोजेक्ट के अंदर वैल्यू ऐड होती है और फ़ायदा होता है। सर एक नॉर्मल माइंडसेट बना हुआ, लोग कहते हैं ये घर है बिल्डर का बना हुआ है, ये नहीं लेना, ये ओनर ने अपने लिए बनाया था, ये लेना है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ओनर अपने लिए भी बनाए तो वो बिल्डर से बनवाता है, और बिल्डर बनाता है तो तब भी ओनर वो सेम कहानी, कहाँ इधर से पकड़े उधर से पकड़ा, डिपेंड करता है बनाने वाला कौन। हाँ, बनाने वाला अच्छा है तो चीज़ अच्छी बनाएगा, बनाने वाला अच्छा नहीं है तो आपके लिए भी बुरा बनाएगा। बेशक आपने अपने लिए लिया, आप कहते हैं ओनर हाउस है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मैटर करती है, और ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का कोई पैमाना नहीं है कि आप उसको जान सकते हैं। ये अगले बंदे की ईमानदारी से और आपकी लक है कि आपको चीज़ अच्छी लगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद सर वो जगह है ना जहाँ पर हर बंदा सराउंडिंग से जितने भी शहर हैं वो चाहता है कि यहाँ पर शिफ्ट हो, बच्चों को पढ़ाए रहे। तो उन लोगों के लिए कोई एक गाइडलाइन छोटी सी कि अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई अपना घर बनाना चाहता है मुनासिब 5 मरले का 10 मरले का, इंस्टॉलमेंट पर भी ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, और क्या अगर वो खुद बनाता है तो फिर एक मतलब एक ऐसे एरिया में जहाँ पर एक नॉर्मल रिहाइश हो तो उसका कितना एक्सपेंस आ जाएगा? देखिए जी, इस्लामाबाद महंगा है और पिंडी में बहुत सारे एरियाज़ महंगे हैं। अभी जैसे हम अडियाला रोड के ऊपर DHA 4 के पास पंजाब हाउसिंग के साथ स्नोमर सिटी के अपोजिट 50 घर बना रहे हैं किस्तों पे। वो हम 1,50,00,000 रुपए का हाई एंड क्वालिटी डबल स्टोरी घर दे रहे हैं 18 माह के पेमेंट प्लान पे। सो यहाँ पर यही रेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि चूँकि बिल्डर या हम हैं, फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा घर बना रहे हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी बेहतर पड़ जाती है, जिसमें हम अपनी मुनासिब सी मजदूरी रख के लोगों को घर दे रहे थे। और फिर उसमें 18 महीने की इन्फ्लेशन का जो 20-25% इन्फ्लेशन 18 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर मजीद ऊपर जा रही है, वो भी हम उसको वो कर लेते हैं। दूसरा उसमें ये फ़ायदा कस्टमर को होता है कि वो उसको चाबी मिल जाती है, उसको टेंशन नहीं होता। खुद अगर घर बनाना है तो खुद सर पे खड़ा रहना पड़ता है, और अगर आपने 80 लाख लगाया काम हुआ उसमें 60 लाख का 20 लाख का ठेकेदार आपको चूना लगा दे। सो दैट्स वाई लोग अब इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि अगर ओवरसीज़ है, बाहर बैठा हुआ है या KP में है या बावलपुर में है, वो अगर पिंडी शिफ्ट होता है तो वो कहता है यार मुझे बस एक अच्छे बिल्डर से किस्तों पे चीज़ भी मिल जाती है, क्वालिटी भी अच्छी है, रजिस्ट्री इंतकाल भी है और चीज़ अच्छी मिल जाए। सो लोग इसके ऊपर अब इत्तेफाक कर रहे हैं और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। पहले हम कैश के ऊपर करते थे, फिर हमने साथ साथ ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी एक ऑप्शन लोगों को दे दी कि चलो जो लोग आ रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाए। सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान में अगर कंस्ट्रक्शन कहा जाए तो महंगी है अभी मौजूदा दौर में। इसकी वजूहत क्या हैं? क्या इम्पोर्टेड टाइल्स मटेरियल्स या वो हैं जो हमारी लोकल प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, या फिर कोई और रीज़न? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो पाकिस्तान में ऊपर जा रही है, इसमें चूँकि जो इम्पोर्ट्स है उस पर बहुत हाई टैक्स है कि जितनी आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट होता है। स्टील है उसका बैलेट बाहर से इम्पोर्ट होता है, ठीक, टाइल है वो इम्पोर्ट हो रही है, सैनिटरी है वो इम्पोर्ट हो रही है, फिर वुड है वो भी इम्पोर्ट। हमारे पास अपनी वुड मौजूद है लेकिन वो मसाइल हैं तो हम वो काट नहीं सकते, वो चाइना से आ रही है। अब हर चीज़ इम्पोर्ट हो रही है, उस पर 100% 50% टैक्स है। तो जब इम्पोर्ट होता है टैरिफ लगता है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है। दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कोई सब्सिडी नहीं है, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंतहाई ऊपर चली गई और एक आम बंदे के लिए इंतहाई मुश्किल है कि वो उस चीज़ को वो करे। जबकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे हम लोकली चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर बिजली बहुत महंगी है, वसाइल नहीं है, फैक्ट्री लगाना मुश्किल है, नेपोटिज्म है, रिश्वतें हैं, हर इदारा इस पे लगा हुआ है कि अगले का कारोबार बंद कैसे करें। सो जिसकी वजह से हम यहाँ पर ख़ुद इंडिपेंडेंट नहीं रहे, अब डिपेंडेंट हो गए हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, और अब हमें इंपोर्ट करते हैं, उससे हमारा डॉलर बाहर जा रहा है और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब है। सो ये ओवरऑल हुकूमती लेवल के ऊपर भी मसाइल हैं, इनफरादी तौर के ऊपर भी मसाइल हैं, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और पाकिस्तान की ओवरऑल तमाम चीज़ें अफेक्टेड हैं। पेट्रोल देखें अब इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है और हमारे यहाँ प्राइस ऊपर है। तो ये जब तक एक बेनिफिट एंड यूज़र तक नहीं पहुँचेगा तब तक ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐसे ही ऊंची रहेगी। बीइंग अ कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट, आप इस फील्ड में जो जिस फील्ड में होता है वो बेहतर जानता होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लोग फैसला साज या फैसला करने वाले लोग होते हैं उनको उस इंडस्ट्री का उस तरह इल्म नहीं होता जो एक आम बंदा फील्ड में रहकर जो सीखता है या जो करता है। तो कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, अगर आप उसके लिए कोई 4 से 5 ऐसे चीज़ें बताना चाहें कि इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है
जिससे बेहतरी आ सकती है, तो वो कौन सी होंगी? ये सारी चीज़ें बता चुके हैं हुकूमत को भी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट टास्क फोर्स भी बनी, उसमें भी हमने रिकमेंडेशंस भेजे हैं। लेकिन इशू बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जो सिस्टम है वो कंट्रोल नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डर भी कर दे तो वो ऑर्डर उस लेवल पर नहीं जाके इम्प्लीमेंट होता। फिर अगर प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर कर दे जी बिजली सस्ती कर दे, वो सस्ती नहीं हो सकती। वो ऑर्डर कर दे जी पेट्रोल की कीमतें कम करें, नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सकती है, नहीं हो सकती। फिर हम IMF से महकूम हैं, हम उनसे डिक्टेशंस लेते हैं, हमारी मजबूरी है। हमें वो कहते हैं यहाँ टैक्स लगाओ, हमने ऊपर टैक्स लगा दिए। हर जगह पर हमने चीज़ों को बंद कमरे में धकेल दिए। सो डिसीजंस मेकर्स अगर सब्सिडी दें, अगर एमिनिस्ट्रीज दें रियल एस्टेट को, कंस्ट्रक्शन को, तो पाकिस्तान के अंदर काम अच्छा हो सकता है। और जब रियल एस्टेट बेहतर होती है, एक कंस्ट्रक्शन चलती है, 42 से 50 इंडस्ट्रीज का पहिया चलता है। उजरत लेने वाला बंदा जो है, मजदूर है, उसका भी काम चलता है, भट्टे का भी, लकड़ी का भी, सीमेंट का भी, फैंस का भी, टेबल का भी, हर कम किस्म की फैक्ट्री, स्टील, सीमेंट, हर चीज़ चलती है। लेकिन मसाइल हुई है कि माफिया भी है, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री पूरी माफिया, सीमेंट इंडस्ट्रीज पूरी माफिया है। दूसरा, अगर कोई बंदा नई इंडस्ट्री लेके आना चाहता है कि यार मैं को अच्छा काम कर लूँगा, तो एक इंस्पेक्टर आता है और वो आपकी फैक्ट्री बंद करके चले जाते हैं, तो आप क्या कर लेंगे? आपकी 20-50 करोड़ 1 अरब की इन्वेस्टमेंट गई। यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि रोकने, हर बंदा बंद करने की बात करता है। आज तक किसी इदारे ने आज तक आके ये नहीं कहा, किसी भी इदारे के बंदा क्या बहुत अच्छा काम करने में आपको अप्रिशिएट कर। हर बंदा इस चक्कर में कि इसका दफ्तर, इसका कार्ड कैसे बंद हो, इसका हम बंद करें। और जब वो बंद करेगा तो वो मेरे गले पे पाँव रखेगा, जब मेरे गले पे पाँव रखेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, गन पॉइंट भी। तो हर बंदा, जब सब इसी काम में लगे कि अगले बंदे को कैसे बंद करें, तो फिर लोग यहाँ से मूव ऑन होते हैं और कारोबार बंद हो रहे हैं। सो ये बहुत बड़े ज़्यादा मसाइल है। इस पर रिकमेंडेशन और चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी, लेकिन अभी तक सिर्फ बातें ही चल रही हैं। सेल्स की तरफ मूव करते हैं सर। सेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेलमैन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक अच्छा सेलमैन कैसे बना जा सकता है? जो बंदा रिजेक्शंस फेस कर सके, लोगों का ना को फेस कर सके, बार बार लोग कहेंगे नहीं खरीदनी आप चीज़ बेचिए, और वो उसको फेस करता जाएगा और वो एक मजबूत हो जाए, हार ना माने, वो एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो, जो प्रोडक्ट को समझ सके, जो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर सके। सो वही एक बंदा एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है। दुनिया का वाइड फील्ड है सेल्स, जो सबसे ज़्यादा हाईली इनकम्ड है, दुनिया का सबसे हाईली पेड प्रोफेशन है। मतलब एक बंदा अगर 50 लाख रुपए सैलरी भी ले रहा है, तो एक सेल्समैन 3 डीलों पे 1 करोड़ रुपए कमा लेता है। एक सेलमैन 1 अरब की डील करता है, एक सेलमैन 10 लाख रुपए की डील कर सकता है। सो वो क्या है, वो उसका कैलिबर है, उसका प्रोफेशनल एक्सीलेंसी है, उसका काम करने का स्टाइल है, उसका कम्युनिकेशन स्किल है, मोटिवेशन स्किल है, प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग है, और पिचिंग पावर है कि अगले को पिच करता है और अपना प्रोडक्ट बेच देना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेल के अंदर ये मैंने बताई है। सर, सेलमैन को हमारे यहाँ समझा जाता है कि एक प्लॉट बेचने वाला सेल्समैन है, या फिर कोई होलसेल की कोई प्रोडक्ट बेचने वाला कोई सेलमैन है। तो सेल्समैन का एक लेवल क्या है? मतलब किस लेवल तक जो है वो सेल्समैन जा सकता है अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम समझ लें या पाकिस्तान में समझ लें? और क्या एक बिजनेसमैन को एक अच्छा सेलमैन होना ज़रूरी है? जेफ बेजोस के सेल्समैन, उसकी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बिकती है तो उसको पैसा आता है ना, तो वो सेल्समैन है। अमेज़न क्या एक सेल्स प्लेटफॉर्म है, उस सेल्समैन पे एक भैया है, ठीक है। फिर आप मलिक रियाज क्या है, एक सेल्समैन है, उसने एक प्रॉपर्टी बनाई और उसको बचा। सो सेल्स दुनिया की सबसे बड़ी जो बिजनेस है वो है ही सेल्स। सेल्स होंगी तो वहां से पैसा जनरेशन होती है, ठीक है। अब फ्रांस राफेल जेट बनाता है, कि वो सेल होता है तो पैसे आते हैं। दुनिया के अंदर सारी चीजें सेल्स की होती हैं, लेकिन सेल्स जो प्रोफेशन है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब सिर्फ, और इसमें बहुत हाईली पेड बंदे हैं, बहुत हाईली पेड। यानी कि आप ये कह लें एक डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, वो 50 लाख रुपए कमा रहा है, सेल्समैन उससे भी ज्यादा पैसा, मेडिकल रैप उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है, ऐसे ही। सो सेल्स मतलब बिजनेस इज ऑल अबाउट सेल्स होगी, रेवेन्यू आएगा। सो हर बिजनेसमैन को सेल्समैन होना पड़ता है, और अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से। आप रियल एस्टेट हो तो मैं रियल एस्टेट का सेल्समैन हूँ, ठीक है। इलॉन मस्क क्या है, तो वो भी सेल्समैन है, अपनी फील्ड का सेल्स करता है, पिच करता है, उसके अंदर पावर है उस चीज़ को बेचने की, तो बेचता है। सो
पूरी दुनिया के अंदर सेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिसके अंदर सेल्स क्या जहाँ पाकिस्तान के अंदर इसको थोड़ा सा बुरा समझा जाता है सेलमैन। लेकिन सेलमैन जितना पैसा कमाता है उतना कोई नहीं कमाता। सर कहते हैं अच्छा सेलमैन वो होता है जो गंजे को भी कंघी बेच आए। ऐसा ही है। अब सेल में जो सेल्स हैं उसमें प्रोडक्ट में पावर होना ज़रूरी है या सेल्समैन में पावर होना ज़रूरी है? सेल्समैन का और प्रोडक्ट दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। अब देखें ना कि यहाँ पर गंजों को भी तेल बेच रहे हैं कि जी आप बाल आपके उगाएंगे, और गंजा नहीं पता मैंने बाल को नहीं उग रहे, लेकिन वो सेल्स की पावर है कि वो उसको बेच देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे वो फेसबुक पे देखते हैं वो सर एक हकीम मूसा वो अमीर हो गया दिनों में, वो क्या कह रहा है भाई ये तेल लगाओ बाल उगाएंगे। क्या है? सेल्स पावर है। ठीक है। आप TKR क्या है? ताहिर खान रेस्टोरेंट है, वो एक सेल्स पावर है। मतलब सोशल मीडिया के जरिए एक अच्छी सेल जनरेट होती है तो उसका रेस्टोरेंट बहुत सारे। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। अगर आपको अपनी सेल्स आ जाए अपने प्रोडक्ट की, तो आप एक बहुत सारे बिजनेसेस में से आगे जा सकते हैं। प्रोडक्ट में सर जान होना कितना ज़रूरी है, इसको भी बताएं कि प्रोडक्ट एक अच्छा सेलमैन कुछ भी बेच लेता है या फिर प्रोडक्ट में जान होना ज़रूरी? कोई जान नहीं होती है। देखिए, आप एक मोबाइल की दुकान पे जाते हैं ना, आप अच्छा सेल्समैन होता है, वो आपको जो मर्जी दे दे। ठीक है। आप एक कपड़ा लेने जाते हैं, अच्छा सेल्समैन वो कपड़ा बेच देता है जो आप शायद ना खरीदने की हो। तो ये सेल्स का कमाल होता है। तो सेल्समैन के लिए प्रोडक्ट थोड़ी बहुत कम मैटर करती है। अच्छे सेल्समैन के लिए मैटर नहीं करता कि प्रोडक्ट क्या है, वो अच्छे तरीके से बयान करे तो वो बिक जाती है। ठीक हो गया। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं लेकिन उसके सेल्स ठीक नहीं है, इसकी मार्केटिंग नहीं है, तो नहीं से पाकिस्तान में की अच्छी ज़मीनें मौजूद हैं, अच्छी जगहों पे प्रॉपर्टीज मौजूद है, नहीं मार्केटिंग से आप देखें फाइलें भी बिक जाती हैं। सेल्स पावर है, तो इसको सेल्स पावर कहते हैं। सर जो एक सेलमैन है ना उसके लिए कोई रूल सेट होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि शायद हमारे यहाँ किसी हद तक फॉलो नहीं भी किए जाते। आप देखते हैं आपकी फील्ड से मैं रिलेटेड बात कर लूँ ना तो लोग डरना शुरू हो गए थे। लोग मतलब इस फील्ड में कुछ मैं क्रेडिट देना चाहूँगा आपको ऑन रिकॉर्ड के कुछ बंदे हैं जिन्होंने आके इस फील्ड का इमेज बेहतर किया है। वरना पहले लोग एजेंट कहते होते थे सर और इससे पनाह मांगते थे कि एजेंट जो है ना प्रॉपर्टी डीलर खुदा इस तो बचाए। कौन से बेसिक प्रिंसिपल रूल्स हैं जो हर हाल में सेल्समैन को माइंड में रखने चाहिए? देखिए, अगर तो सिर्फ पैसे कमाने हैं तो आप जो मर्जी करें, 2 नंबर चीज़ें बेचे जो करें। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म अपना नाम बनाना है और फिर लोग आप पे ट्रस्ट करें और सारी ज़िंदगी आपके साथ चलें, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटेग्रिटी, कि जो बंदा आपके ऊपर एतबार कर रहा है तो मुसलमान अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये चीज़ सोचें कि अगर एक बंदा आप पे ट्रस्ट करके आपको एक पैसा दे रहा है, उस पैसे को वहाँ पे लगाएं किस जगह उसको फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा है लेकिन उसको भी फ़ायदा हो। देखिए, जब मैं 2 नंबर चीज़ बेचता हूँ तो 2 नंबर में मुझे फ़ायदा है, उसको फ़ायदा नहीं। लेकिन जब मैं 1 नंबर चीज़ बेचूंगा उसको भी फ़ायदा है और मुझे फ़ायदा है। सो जब मुझे भी फ़ायदा हो रहा है तो मैं क्यों एक बंदे का नुकसान करूँ? ठीक। हाँ, ये है कि मैं कम फ़ायदा हो जाएगा। 1 नंबर चीज़ में कम फ़ायदा होता है, 2 नंबर चीज़ में सेलर को ज़्यादा फ़ायदा, वक्त ही ज़्यादा नजर आता ज़्यादा। सो हमारा रियल एस्टेट में आप देखें ना कि 4-5 हज़ार लोग माइनस हुए हैं, वो क्या था? उन्होंने वक्ती तौर के ऊपर लोग का पैसा ख़राब किया। आज वो मार्केट से आउट है, उनके ऊपर केसेस हैं, चक डिसानर हो गया, फलां हो गया, डी हो गया, क्या थी मुनाफकत थी, अब वो मार्केट से आउट है। लोग आज भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा हमें देते हैं, पाकिस्तान में भी देते हैं, UAE में हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, वहाँ पे भी लोग देते हैं। ज़्यादा हमें जोर लगाना ही नहीं पड़ता, लोग घरों में जाके लोग को मोटिवेट करते हैं, हमारी वीडियो पे लोग देख के पैसे भेज देते हैं। ठीक है ना, घर बैठे हमें लोग ऑफिस कम आते हैं और पैसे ज़्यादा भेजते हैं, बहुत कम होते हैं जो ऑफिस आ जाते हैं, अदरवाइज लोग ऑनलाइन भेजते हैं। उसकी क्या वजह? कि इंटेग्रिटी, उनको ये पता है कि यार ये बंदा फ्रॉड नहीं करेगा। सो जब आप इस किस्म के माइंडसेट के साथ चलेंगे तो लोग आपको पैसा देंगे। और एक बंदे ने इतनी मुश्किल से पैसा कमाया, उसको आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको एक ऐसी जगह लगाएं कि कल उसको फ़ायदा होना, कि वो फिर आपको बददुआएं दे। बहुत सारे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इंडस्ट्री आ जाती है नीचे, लेकिन आप हद लिमिट का अपनी कोशिश करें कि उसको चीज़ अच्छी मिले। और जब चीज़ अच्छी देंगे, जब आप रियल स्टेट अच्छी प्रोडक्ट देंगे, जो आसमान ज़मीन जो मर्जी हो जाए उसको फ़ायदा हो। सोशल मीडिया सर जो है उसका सेल से क्या ताल्लुक है और कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम में सेल्स और सोशल मीडिया का रिलेशन? सोशल मीडिया के बगैर आज कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं है। सोशल मीडिया आपकी आवाज़ को घरों तक पहुंचाता है। ठीक है, वॉशरूम में बैठा हुआ बंदा भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो ज़्यादा कंबल में सोया हुआ भी यूज़ कर रहा होता है। तो ये हर जगह तक आपकी आवाज़ पहुंचाता है, बच्चों तक भी पहुंचाता है, ख़वातीन तक भी पहुंचाता है, मर्दों तक भी पहुंचाता है, गरीब तक भी पहुंचाता है, अमीर तक भी पहुंचाता है। सो आपकी ऑडियंस तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, जिसकी वजह से आपकी सेल्स बेहतर होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी कारोबारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता तो अपना नुकसान करता। लेकिन इसके साथ साथ इसका ये भी नुकसान है
कि इसके ज़रिए काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला करके भी बेचा जाता है। इसके ज़रिए अब अगर आज रियल एस्टेट के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह ये भी है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तहकीक कम करते हैं। कोई भी बंदा वीडियो बना रहा है तो कहते हैं यार ये भी तो वीडियो बना रहा है, बेच रहा है, इससे ले लो, और वो आपको गलत प्रोडक्ट आती है, गलत फाइल आपके हाथ आ जाती है, चीज़ें आ जाती हैं। सो सोशल मीडिया के ऊपर ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा बंदा जेन्युइन है, किस बंदे की लेजिसी है, कौन सा बंदा रियल काम कर रहा है। सो इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है, फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे तो सेलर के लिए हैं ही हैं, लेकिन नुकसान बायर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इसमें उठाया जा रहा है, बायर्स की तरफ से, कि वो अपनी तहकीक नहीं करते, बस देखते हैं आजकल ये एक अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा दफ्तर, पीछे साइड वीडियो बनाइए, प्रॉपर्टी ले लो, ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, ऑनलाइन चीज़ मिल जाती है आपकी, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है आपको बाद में जाके पता लगता है। सो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए इंसान अपने पैसों बजाय, क्या सारी ज़िंदगी तजुर्बे ही करता रहे, अच्छी चीज़ों में और अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। सर अक्सर हम आपके वीडियोस कमेंट्स में देखते हैं कि लोग जो है ना वो आपसे मिलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। हर मतलब आप चाहें भी सही तो आप नहीं मिल सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, ड्यू टू ट्रैवलिंग, ड्यू टू मैनी अदर फैक्टर्स। तो हम इसीलिए आपके पास आ जाते हैं कि चले एक प्लेटफॉर्म से जो बात है ना, वो जो मतलब एक चैनल से जो है लोगों तक बात पहुंच गई। ऐसी कोई गुर बताएं आज, ऐसी कोई बात बताएं सेल्स के नए लड़कों को कि अगर वो ये कर लेते हैं तो वो सेल्स में कमाल हो सकते हैं जैसा कि आप हुए। एक साल मार्केट के अंदर जो बंदा जलील हो जाए और वो एक सेल भी ना करे, फिर भी वो मार्केट को ना छोड़े, तो वो मार्केट का गुरु बनता है। आज के दौर में जो बंदा सेल्स के अंदर आ जाए, चूंकि ओवरऑल पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, मार्केट डाउन है तमाम जगह पे, सेल्स के अंदर इंटर हो जाए तो इस मुल्क का उरूज, इस इंडस्ट्रीज का उरूज भी वही बंदा एंजॉय करेगा। ये सोचेगा कि जब ऊपर जाएगा फिर मैं तब ज्वाइन करूंगा सेल्स की फील्ड, या तब मैं ज्वाइन करूंगा। आप ये देखें कि मैंने वीडियो परसों बनाई कि हमें सेल्स के लिए बंदों की ज़रूरत है। आप मानेंगे कि बहुत कम ऐसे लोग हैं, शायद एक आध दो बंदे इस 4-5 दिनों में, क्योंकि हमारे मायार पे पूरा उतर है, जो कि इस चीज़ के लिए तैयार हैं, हम किश्तियाँ चला के आ रहे हैं। बाकी लोग कहते हैं कि चलो टाइम पास है, कर ले या नहीं कर ले, मतलब शौक ही नहीं है लोगों को। वो घर से तैयार रोटी मिल रही है, अब्बे की तरफ से खर्चा मिल रहा है, वो क्यों अपनी किश्ती जलाएगा। सो जो किश्ती जला सकता है वही इस फील्ड में आगे जा सकता है। सर हमारा भी ना एक बार सेल्स टीम हायर करने का, हमने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई, हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ। तो हम ना लोगों को एक तरफ सैलरी ऑफर कर रहे थे, हम कह रहे थे जी 30,000 रुपया सैलरी है, और एक तरफ हम कमीशन ऑफर, कमीशन 98% बंदा कह रहा था मुझे सैलरी। भिखारी कौम है हमारी, भिखारी। मतलब वो अब आप देखें कि मतलब आपकी फील्ड है या कोई भी प्रोडक्ट फील्ड है, जब आप कमीशन पे जाते हैं शायद आप 3 लाख कमाए महीने का अगर उस स्केल प्रोजेक्ट पे, तो दूसरी अगर आप 30,000 के कैलिबर के बंद, तो दूसरी तरफ आप 30,000 जो है, लेकिन आप कहते हैं मैंने फिक्स पे जाना है। और हमारी मोस्टली को अब देखें ना कि हम जो काम कर रहे हैं, अब यूएई में जो मेरी टीम काम कर रही है, वो एक यूनिट बेचने पर उनका कम से कम 1 मिलियन कमीशन मान देता है। हाँ ठीक है, वहीं पर हर बंदा कहता है जी मुझे सैलरी चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो किश्ती में बता रहा हूँ रियल सेल में, रियल वो कहता है नहीं मैं सेल्स करूंगा, कमीशन कमाऊंगा। उसकी 6 महीने में एक डील होती है, लेकिन फिर जब डीलें उसकी शुरू होती हैं वो सो कमीशन जो है ये दुनिया का सबसे अच्छा, ये एक बिजनेस है, इसमें लिमिट नहीं है। सैलरी इज अ लिमिट, बट कमीशन और एजेंसी में कोई लिमिट नहीं होती। सो दैट्स वाई, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं मानते। यहाँ पर हर बंदा कहता है यार अब सैलरी दे दो, बस 25,000 50,000 दे दो, लेकिन सानू छेड़ो मत। सर पाकिस्तान में तो मोस्टली कमीशन को नेगेटिव भी समझा जाता है ना, जैसे कमीशन की बात आती है तो लोग कहते हैं पता नहीं ये वैसे ही हमसे पैसे ले रहा है, हमें जो है वो ठग ठुक रहा है। तो देखें इसमें यह है कि एवरी सर्विसेज हैज़ अ कॉस्ट। ठीक है, डॉक्टर जो है वो क्या ले रहा है, एक चेकअप की कमीशन ले रहा है, 2,000 रुपये ले रहा है ना, वो सैलरी तो नहीं ले रहा, वो आपसे काम के पैसे ले रहा है। ठीक है, उसने 2,000 फिक्स फीस रख ली। चूंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें हमारे पास फिक्स एक अमाउंट नहीं है ना, कोई बंदा 1 करोड़ लगा रहा है, कोई बंदा 2 करोड़ लगा रहा है, कोई बंदा 30 लाख लगा रहा है। सो फिर हमने उसके लिए 2% फिक्स किया हुआ है कि जब हमें 2% दें, फिर भी नेगोशिएट करते करते 1% बच जाता है। तो हमें इसलिए ये कमीशन लेना पड़ता है। इसको आप कमीशन कह लें, रिबेट कह लें, सर्विस चार्जेस कह लें। कुछ पाकिस्तान में ये इशू है कि यहाँ पर लोग पैसे नहीं देते। अगर आप कहने कि मुझे कमीशन दे दें, वो नहीं देते। बाहर ये है कि वो कमीशन आपकी जो फीस है, ये यूएई में हम काम करते हैं तो हमें
अगर किसी डेवलपर के हम रोड बेचते हैं तो हमारे पास चेक आ जाता है उसका, कानूनी तौर पर लैंड डिपार्टमेंट से हमारे पास चेक आता है बाकायदा। तो वो नहीं देगा तो मैं लैंड डिपार्टमेंट बताऊंगा तो उसका सत्यानाश कर देगी गवर्नमेंट। इधर जो है लोग कमीशन नहीं देते, जब वो नहीं देते उसी तरह जैसे लोग वैसे उनके साथ रियल्टर्स फिर करते हैं, फिर वो हाँ, वो डील में से उधर से पैसे आते हैं, टाप रख लेते हैं। जब टाप रख लेते हैं फिर भी कस्टमर रोता है, कमीशन भी नहीं देता। सो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप यार खर्चा पानी ज़रूर दिया करें, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, हमारे एक बच्चे के लिए दे है वो काम कर रहा होता है, आप खर्चा पानी देते हो उसका एक वो आपके लिए मजीद लॉयल हो जाता है। समझाई ना? देखिए हमसे हज़ारों लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी है, लेकिन एक बंदा ऐसा भी होता है जो कहता है यार 50,000 रुपया मेरी तरफ से, मैं बहुत खुश हूँ। वो बंदा हमें याद रहता है, ठीक है ना? तो लेकिन वो लोग होते होंगे जो सर्विसेज की वैल्यू को समझते हैं, जिन्होंने ट्रैवल किया है, जो चीजें देखी है। यहाँ पर नहीं है उस तरह। यहाँ पर तो जिसका करोड़ के पीछे 2 लाख जा रहा तो वो कहता कह रहा है कि 2 वो कहना है जरा है कमाल। अब सोसाइटीज जो है हमें सेल्स पर कमीशन देती है, कस्टमर आके कहते हैं जरा सोसाइटी कमीशन दे रही हुई माँ दे, फिर हम अल्लाह के लिए बैठे को हमें फायदा नहीं देता, हम उसको फायदा फिर नहीं देते। मैं हमेशा अपने कस्टमर से इन्वेस्टर से बात करता हूँ, कहते हैं ना कि सर फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी आपको लाख रुपए कमीशन दे रही है कि आप मुझे छोड़ दें, तो उसको कहता हूँ अगर आप मुझे पैसा नहीं कमाने दोगे मैं आपको नहीं कमाने दूंगा, सिंपल। अगर वो मुझे नहीं कमाने देगा मैं उसको नहीं कमाने दूंगा। सो ये तो विन विन सिचुएशन है ना। अगर आपने 1 करोड़ लगा रहे हो, लाख मुझे बाज गया, तो कल को मैं आपकी चीज बेच चुकूंगा, अच्छे रेट में बेचूंगा, नहीं तो मैं आपको कहूंगा नहीं बिक्री, ठीक है ना? तो इंसानी नेचर है सब, किसी चीज में मेरा फायदा नहीं है ना तो मैं उसमें वो दिल नहीं लगाऊंगा, मैं उसमें वो टाइम नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे उसमें कुछ नजर आ रहा है, मेरा फायदा है, इवन कि आपका भी है, म्यूचुअल बेनिफिट है, तो हम दोनों का उसमें इंटरेस्ट भी होगा। और देखें अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वो प्रीमियम पे करते हैं, मतलब 1000 रियाल भेज दिया, 500 दिरहम भेज दिया, $100 भेज दिया, $200 कि आपने यार मुझे प्रॉपर्टी लेके दी, मुझे फाइल मिल के मैं बड़ा खुश हुई, ले ले। तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। उससे ये नहीं कि हमारा मैंने कोई लेक्सस गाड़ी ले लेनी है, लेकिन हमें एक गेस्चर अच्छा लगता है, हमें लगता है यार कितना हमने अच्छा काम किया, काम की कोई तारीफ कर दे। यहाँ पे ऐसे भी कस्टमर हैं जिनको 2 करोड़ का प्लॉट दिया और उस टाइम 12-13 करोड़ रुपए का है, थैंक यू का मैसेज कभी नहीं आएगा। लेकिन 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है ना, और नहीं इसमें ऐसे भी लोग हमारे पास हैं कि यही पूछने वाला था कि कोई ऐसा भी ली है और वो गई 2 करोड़ पे, वापस वो 1 करोड़ 10 पे आ गई, लेकिन उसको अभी भी 10 लाख फायदा है। वो कहता है यार मुझे 90 लाख नुकसान हुए ना, वो आपकी वजह से हो। मतलब नुकसान हमारे खाते, फायदा अपने खाते। नुकसान में हमें फोन करते हैं, फायदे में कभी फोन नहीं करते कि यार मुझे एक फायदा हुआ है, मैंने बहुत अच्छा है, मेरा ख्वाब पूरा हुआ है, तो मिठाई का एक डब्बा ले लें। सो यार हमारे लोग नहीं है, थैंकफुल नहीं है। तो अब लोगों के साथ मैं यही पूछने वाला था कि कोई बंदा ऐसा भी सर मिला है जिसको आपकी वजह से इन्वेस्टमेंट से फायदा, बहुत से लोग होंगे जिनको फायदा तो हुआ होगा, लेकिन वो आपको नहीं पता कि उस बंदे को फायदा हो गया, उसने कहीं बाहर बेच दिया है, कमा लिया है, लेकिन या वो आपके पास मैसेज लेकर आया है या फिर वो थैंक्स करने वापस आया है कि आपने मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट कराई। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, बाहर जाता हूँ तो मिलते हैं, जिनको प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और आज वो बेहतर है। मैं आपको मिसाल दूँ, बैरियर टाउन के अंदर 2020 में 21-22 में 30 लाख रुपए का प्लॉट था। ठीक है, ये सफारी उस्मान अली रफ़ी ब्लॉक 5 मरला जो प्लॉट, इस टाइम वो डेड मार्केट में भी 70 लाख का प्लॉट है। ठीक है, फिर ये जो आपका रिवर व्यू कमर्शियल जहाँ बैठे हुए, ये 60 लाख रुपए का कमर्शियल प्लॉट था, इस टाइम डेड मार्केट में 2.5 करोड़ के। तो लोग ऐसे हैं, और ऐसे भी हैं जिनको हमने लाहौर स्मार्ट सिटी का कमर्शियल प्लॉट दिया 10 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर, 4 मरला, और 90 लाख प्रॉफिट के ऊपर उन्होंने बेचा। तो लेकिन वो 100 में से 2 बंदे होंगे जो कि वापस मैसेज करते हैं कि मुझे बहुत मजा आया। ग्रेटिट्यूड, शुक्र जो है सर, ये शुक्रगुजार नहीं होते हम तो इंसानों के, क्या होंगे। ये कितना इम्पोर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी बिजनेस लाइफ में, ग्रेटिट्यूड, शुक्र जो है। सिस्टम का थैंकफुल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सिस्टम के थैंकफुल नहीं है, आप देखिए, हम हमेशा सबसे पहले वीडियो में बात करता हूँ कि मैं अपने उन लोगों का मशहूर हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, अपने एक कस्टमर का मशहूर हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। अब उमर मॉल है, उमर फार्म्स है, उमर रेजिडेंसीज हमारी, उमर शहरी हमारी, उमर रेजिडेंसी, इतना बड़ा जो एक एम्पायर हमने बनाई, ये एक बंदे का इसमें, सो हम उनके मशहूर है। ठीक है, सो जब तक आप सिस्टम के लोगों के निज़ाम, पाकिस्तान के, मैं बाज़ियाब हुआ किडनैप होके, मैं एक बंदे का मशहूर हूँ जिनने मेरा साथ दिया इदारों ने, मैं उसमें एक फ़र्द वाहिद का मशहूर, एक बंदे के पास मैं थैंक्स कहने गया। 16 नवंबर को मैं किडनैप हुआ और 16 नवंबर 2023 में किडनैप हुआ।
16 नवंबर 2025 जो अभी गुजरा 24, मैं हर उस अफसर के घर रात को गया जिसकी वजह से आज मैं ये और सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जिनके पास मैं गया उनको मेरे से ज़्यादा अच्छा लगा। और ये उनके मुंह के अल्फाज से कि हमने हज़ारों लाखों लोगों के लिए काम किए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं टकरा। तो अब वो क्या करते हैं, ख्याल करते हैं, अब वो जी प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने उनको ये पैसे नहीं दिए, थैंकफुल उनका। सो मैं रेगुलर जाता रहता हूँ आज भी पुलिस अफसरान का, इनकी वजह से मैं महीने में एक चक्कर लाजम जाता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, जिस मेरे दोस्त ने मुझे रियल स्टेट में लेके आया, बिलाल अलवी उसका नाम है, उसका नंबर आज भी इस मोबाइल के अंदर किसके नाम से सेव है? दिखाएं सर। मालिक। जो बंदा मेरा दोस्त मुझे रियल स्टेट के अंदर लेके आया, पीएफ देश चकलाला से उठा के, डोखबे से उठा के, सो बिलाल अलवी मेरा दोस्त है, उसका आज भी मैंने नाम किस नंबर नाम सेव किया? मैं मालिक। ही वॉज माई फर्स्ट मालिक। उसके बाद मेरा कोई मालिक नहीं। मालिक कहते हैं बॉस, उर्दू में बॉस को ना, तो बॉस ये एक आपका अंदर होना चाहिए। तो बहुत से रीजंस होती हैं इंसान की सक्सेस में, वो इस किस्म के आपके माइंड सेट है। तो आप जो लोग आप जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन हो, उनका आपको थैंकफुल होना चाहिए। वो चाहे आपकी बीवी है, वो चाहे आपका बाप है, वो चाहे आपका, मैं उस मोटरसाइकिल का बड़ा मशहूर हूँ जिसमें मैं फिरता हूँ, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, तो इंसान तो दूर की बात है। सो सिस्टम का, लोगों का, चीज़ों का थैंकफुल होना बहुत लाजम है। जब आप इंसानों के ही थैंकफुल नहीं है, तो अब मैं क्या हूँ, ये मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। मैं कहा तो मेरे सामने बैठा हुआ बनने का मैं मशकूर नहीं हूँ, जिसने मैं ऊपर कैसे सीखता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करना। ठीक है, उसके बाद लोगों का शुक्र अदा करना, ये बड़ा लाजम है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह नवाजेगा। इधर जिन लोगों ने आपके साथ तामन किया, जिन रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सहीरा, कि अल्लाह मेरे वालिदैन पर वही रहम फरमा जो उन्होंने जैसे मेरे पे बचपन में रहम फरमाया। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि लोगों के ऊपर, तो जिन लोगों ने आपके ऊपर रहम किया और आपका साथ दिया, उनका मशकूर होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगियों में रियल लाइफ हीरोज़ है। मेरी ज़िंदगी में रियल लाइफ हीरोज़ है। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी है, DSP जावेद मिर्जा है, SSP नबील खोखर है, SP CIA मेरी बड़ी प्यारी बहन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो है, IG पंजाब है, पाकिस्तान के बाकी जो असास इदारे हैं उनके अफसरान, मैं उनकी वजह से बाजियाब हुआ, मैं उनका मशकूर हूँ और मैं जाता हूँ उनके पास। सो जब तो फिर क्या, अल्लाह पाक फिर आपको, जब आप लोगों को इज्जत देते हैं, लोगों के मशकूर होते हैं, तो फिर अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है। सो ये बड़ा ज़रूरी है। आज भी आप दुनिया की किसी भी कामयाब बंदे को देखेंगे, वो लोगों का मशहूर रहता है हमेशा, अपने उन उस्तादों का जिनके सामने जिन्होंने उसको उठाया होता है, ना कि लोगों आंग दिखाएं। ठीक है ना, ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक सर आपने छेड़ा है। ग्रेटिट्यूड जो शुक्र है ना, अल्लाह ताला तो उसका इनाम देता है। कहा जाता है कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा, और शुक्र और दूंगा। अब आपने एक टॉपिक छेड़ा कि सोसाइटी का मशकूर होना, सोसाइटी का ग्रेटिट्यूड जो शुक्रगुजारी है वो करना। तो सोसाइटी कैसे गिव बैक करती है सर, और आप ऐनी शायद हैं इस बात के सोसाइटी ने आपको गिव बैक किया? देखिए जी, जब आप एक अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जब हम रियल स्टेट के अंदर ये ट्रेंड लेके आए कि रियल स्टेट को सोशल मीडिया पर लेके आए, यूट्यूब पर लेके आए, तो हमारी वजह से पहले यूट्यूब चैनल फेसबुक मेरा था, उसके बाद 650-700 लोगों ने बनाया। सो इस आइडिया से उन्होंने भी पैसा कमाया। फिर हमने पाकिस्तान में लोगों को ईजी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपया ओवरसीज पाकिस्तानियों का रेमिटेंस यहाँ पे आई, मैंने इन्वेस्टमेंट अरबों रुपया लगाया लोगों का। सो उसमें लोगों को फ़ायदा हुआ, लोग से हमने फ्रॉड नहीं किया। अब रियल स्टेट में प्राइस ऊपर जाना नीचे आना, दिस इज समथिंग एल्स। आपने उससे पैसे लिए एक प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट आपने उसको दे दी, आपने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। इस पे बहुत लोग प्यार करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान के ना एयरपोर्ट पे देखें, दुबई चला जाऊँ, कहीं से खाना नहीं खाना पड़ता, दावतें दोस्त हैं, UAE चला जाऊँ, आज़रबाईजान गया, वहाँ पर चाइना में चला गया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, मलेशिया में चला गया पाकिस्तानी कम्युनिटी, दुबई में मेरे पास एक दिन एक डिनर एक लंच फ़र्क नहीं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी बहुत है, हाँ खाना खाते। क्या है ये, प्यार है, मोहब्बत, ये नहीं और से पैसे लेते। UK चले जाओ, स्कॉटलैंड, पूरी दुनिया जा, कतर, मतलब ऐसे भी हैं कि जो टिकट बेचते हैं कि यार आप आएंगे, गपशप लगाते हैं और अपनी गाड़ियों में घुमाते फिराते हैं, अपनी जॉब और मुश्किल टाइम से निकाल के घुमाते फिराते रहते। तो ये वापस उन्होंने वो प्यार मुझे दिया,
जो हमने उनको दिया, बल्कि हमने तो कम ही दिया, लोगों ने ज़्यादा प्यार वापस दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप सही चलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सो पीपल विल लव यू, पीपल विल रिवार्ड बैक, आपके पास वापस आता है। सर आपने बताया कि यूट्यूब चैनल, हमने देखा भी कि आपने यूट्यूब चैनल से स्टार्ट लिया और फिर उसके बाद बहुत से चैनल बने। कोई भी बिजनेस है या कोई भी चीज़ है, उसमें कुछ लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं, कुछ लोग बाद में आते हैं और वो मतलब अक्सर बिजनेस की डिबेट में कहा जाता है कि आपने कॉपी नहीं करना। तो क्या कॉपी करके भी कोई बंदा कामयाब हो सकता है उस बिजनेस में, उस कारोबार में, या सिर्फ ट्रेंड सेटर ही बाजी ले जाते हैं? देखिए, कॉपी करने वाला भी कामयाब हो सकता है, लेकिन ट्रेंड सेटर ये होता है कि वो ज़्यादा आगे चला जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे किसी ने कॉपी किया तो उसको नुकसान हो, बहुत फ़ायदा कमाया। लोगों ने यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाया, फेसबुक बनाए, रियल एस्टेट का अच्छा पैसा कमाया। सो ये हमारी खुशबख्ती है कि हम जो कॉन्सेप्ट लेके आए, लोगों ने उसको फॉलो किया और पैसा कमाया। लेकिन अगर मैं ये चीज़ सोचूं कि यार मैं कोई ऐसा ट्रेंड क्यों लेके आऊँ कि फिर लोग उससे कॉपी करके फ़ायदा करें, ये मुनाफ़िक़त है। हाँ, ठीक है। जब अब वो कहते हैं ना, जब आपकी वजह से लोग लखपति बनेंगे तो आप करोड़पति बनेंगे, जब आपकी वजह से लोग करोड़पति बनेंगे तो आप अरबपति बनेंगे। सो जब मैं आया और इसमें आया, फिर अगर मेरे से किसी फिर मेरे आइडियाज़ भी देता था इस पर, कैसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। सो लोगों ने बनाया, कंपटीशन भी बनता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी होते हैं वो आप होते हैं। आज कोई भी यूट्यूबर, कोई भी फेसबुक के ऊपर भी एल्टर, आज बहुत कम है जो डेवलपर है। अल्लाह ने हमें एजाज़ दिया कि हम डेवलपर हैं, पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। शायद एक भी ऐसा नहीं होगा जो यूएई में डेवलपर, हम यूएई में भी काम कर रहे हैं। तो क्या है कि ट्रेंड सेटिंग जब आप करते हैं तो लोग फिर आपके दुआएं देते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं, और उसकी वजह से लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, कस्टमर, और उसकी वजह से आप आगे ग्रो करते हैं। आप एक ट्रेंड सेट करते हैं, फिर आगे निकल के दूसरा ट्रेंड बनाते हैं। जब तक लोग एक ट्रेंड पे आते हैं, हम दूसरे पे जाते हैं, दूसरा तीसरा। तो ज़िंदगी में बस एक तगो दो चलती रहती है। पहले फेसबुक था, टिकटॉक पे, मैं टिकटॉक के ऊपर रियल एस्टेट को मैंने किया है, टिकटॉक पे वीडियोस, और आप माशाल्लाह सब हमारे दोस्त बाब है, सारे पाकिस्तान के अंदर लोग काम कर रहे हैं, यूएई के अंदर कर रहे हैं। सो एक अच्छी चीज़ है और अच्छा पॉजिटिव काम करना चाहिए। अगर मलिक रियाज ना होता पाकिस्तान के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर सोसाइटीज़ ना लेके आता, तो हम कहाँ होते? उनकी वजह से है बस। सो एक ट्रेंड सेटर था, एशिया के अंदर पहला प्राइवेट कम्युनिटीज़ बनाने वाला बंदा था, जिसको पूरी दुनिया ने, उसने कॉपी किया इंग्लैंड को, लेकिन एक खूबसूरत ट्रेंड सेटिंग एशिया के अंदर है, और आज पूरी दुनिया ने उसका नाम। सो इसमें कोई बात नहीं है कि अगर आप अच्छी चीज़ को बिल्कुल कॉपी करना, देखें ना, सुन्नत क्या है, फॉर एग्जाम्पल सुन्नत, आप सल्लल्लाहु की कोई जो उसने अच्छा काम किया, ये इतने भी काम किए, उसमें फिर किसी भी अच्छा, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा, जिसपे स्वाब की कैटेगरी है, सुन्नत है ना। जब आप सुन्नतों पे अमल करते हैं तो आपको स्वाब मिलते हैं। क्या कर रहे हैं? सीरत नबी क्या, बेसिकली आप वसल्लम को कॉपी करना, तो उसमें फ़ायदा होता है। ठीक है। फिर आपके वाले साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसको फॉलो करें, तो आप उससे आगे जाते हैं। ठीक है। फिर इस तरह पूरी दुनिया के अंदर आप देखें ना, जब भी घर के अंदर एक माँ जब पराठा बनाती है तो उसको बच्ची सीखती है, तो वो बनाती है, जब वो दूसरे घर में जाती है और वो माइंड सेट लेके जाती है, शोहर की ताबेदारी, बच्चों खैर, है ना, तो एक अच्छी चीज़ें आगे होती है। सो कॉपी करने में कोई बात नहीं है, कॉपी करना चाहिए अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को, गलत चीज़ों को नहीं कॉपी करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को कॉपी करना चाहिए और उसको आगे लेके चलना चाहिए। थैंक यू इस्माइल भाई, आपने हमें टाइम दिया। व्यूअर्स हमें बताएंगे कि जो है आज की डिबेट, जो आज की डिस्कशन है, वो उनको कैसी लगी। और वो आज तो टॉपिक हमने कुछ आपकी फरमाइश पर और कुछ खुद सेलेक्ट किए, लेकिन आपने बताना है कि आप किन टॉपिक्स पर जो है वो इस्माइल भाई से बात करना चाहते हैं। हम बैठेंगे इंशाल्लाह, उन टॉपिक्स पर भी लोग को गाइड करेंगे। जो भी कमेंट आएगा उसको हम इंशाल्लाह, बल्कि कमेंट्स में क्वेश्चंस भी पूछ लें आप जल्दी, तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह उसके जवाब, उसके क्वेश्चंस के ज़रूर आंसर भी देंगे और इसको डिबेट को आगे भी लेकर चलेंगे। सर, हर पॉडकास्ट, हर एपिसोड में आपने एक मैसेज भी देना है। आज की इस पॉडकास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के पॉडकास्ट में ये मैसेज है कि जितने नौजवान हैं वो अपनी जो एक कंफर्ट लाइफ जोन है उसमें से बाहर निकलें। अभी हमने जॉब्स की वो दी हुई थी, तो हमने देखा कि कोई बंदा उठ के आना ही नहीं चाहता, कोई बंदा काम करना ही नहीं चाहता। हालांकि दूसरी तरफ हालात बहुत ख़राब है। हाँ, तो उठें, घरों से बाहर निकलें, मंडियों में जाएं, हर कारोबार की मंडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी है, रियल एस्टेट की मंडी है, सब्जी की मंडी है। मंडियों में जाएं, बैठें, देखें लोग क्या कर रहे हैं। देखने से आपको समझ आएगी कि उसमें आप क्या बेहतर कर सकें और आप उस आइडिया को पिच करें। कारोबार के लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर जितने आज लोग कारोबार ये बड़े, ये बिल्कुल जेब, खाली जेब आए थे और आज आगे चलेंगे।
सो अपने आप को कोसना, अपने वालिदैन को कोसना, अपनी किस्मत को कोसना, अपने मुल्क को कोसना कि ऐसा ऐसा है। हाँ, इस मुल्क के अंदर जितना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और लॉन्ग टर्म है पूरी दुनिया के अंदर ये। अब पूरी दुनिया में अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पड़ोस मुल्कों में आगे पीछे चले 2 साल 5 साल 10 अच्छा बिजनेस होता है, अगर सलाम आ जाता है फिर तबाह हो जाता है, फिर लोग भाग जाते हैं, फिर लोग पैसा वापस ले जाते हैं। फिर यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। यहाँ पर 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। इन 22 करोड़ आवाम को रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, खाने के लिए चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, एसेसरीज भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। सो एक बहुत बड़ी मार्केट है, कंजप्शन मार्केट है। सो स्टे पॉजिटिव और माइंड पॉजिटिव रखें, इस मुल्क के अंदर जदोजहद करें, बाहर भी जाएं तो अपने मुल्क को डिग्रेड ना करें और अपने आप को अपना वकार बने, अपना नाम बने बाहर जाके भी, ताकि आपका मुल्क आगे जाए। कोशिश करें पहले, अगर आप यहाँ पर घरों से बाहर नहीं निकल रहे तो बाहर आप खाक पैसा कमाएंगे। सो पहले यहाँ इस समंदर में डुबकी मारें, अगर इसमें तैराकी सीख लें तो फिर बाहर वाले समंदरों में, फिर बेशक आप अटलांटिक ओशन में चले जाएं। लेकिन पहले ये जो हमारा अरेबियन सी है ना, इसे डुबकी लगाना, ये खानपुर डैम में, ये तरबेला डैम में, ये घर के इर्द गिर्द नाले नूले ना, इसमें डुबकी लगाना बहुत लाभ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मसूद।